हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं निधि कौशल प्रयागराज से। तो दोस्तों आज हम एमसीक्यू लेके आए हैं आप लोगों के बीच, क्योंकि अभी एग्जाम है हाल फिलहाल में भी टीजीटी पीजीटी का। और तो हमें लगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा बेटर होगा लोगों के लिए। इसमें 50 क्वेश्चन है। तो जिसमें से कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास किस प्रकार का रेशा है? ऑप्शन ए है हमारा कृत्रिम, ऑप्शन बी है हमारा प्राकृतिक, ऑप्शन सी है हमारा अर्धकृत्रिम और ऑप्शन डी है हमारा धात्विक। तो कपास जो है हमारा प्राकृतिक रेशा है, ये है इसका आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। रेशम किस स्रोत से प्राप्त होता है? रेशम का धागा जो है वो हमें किस स्रोत से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है पौधे से, बी है खनिज से, सी है कीट से, डी है रसायन से। तो रेशम का जो थ्रेड्स हमको प्राप्त होता है, रेशम का धागा जो हमको मिलता है वो रेशम के कीट के द्वारा मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? उन किस जानवर से प्राप्त होता है या होती है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा गाय से, ऑप्शन बी है हमारा भेड़ से, ऑप्शन सी है हमारा बकरी से, ऑप्शन डी है हमारा ऊंट से। तो उनका जो रेशा हमें प्राप्त होता है, उनका धागा जो हमें प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? हमको भेड़ से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? इज अ राइट आंसर। नायलॉन किस प्रकार का धागा या रेशा है? ठीक है, ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी कृत्रिम, ऑप्शन सी पुनर्जीवित, ऑप्शन डी पशु। तो यहाँ पे नायलॉन के बारे में पूछा गया है। तो नायलॉन हमारा कैसा रेशा है? कृत्रिम रेशा है। कैसा रेशा है? कृत्रिम रेशा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रेयान को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, रेयान को किस नाम से जाना जाता है? ए है हमारा कृत्रिम रेशम, बी है हमारा कृत्रिम ऊन, सी है हमारा कृत्रिम कपास, डी है हमारा सिंथेटिक जूट। है ना? तो रेयान जो है वो हमारा कैसा रेशा है? कृत्रिम रेशा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, लिनन किस पौधे से प्राप्त होता है? लिनन के जो धागे हमें मिलते हैं, लिनन के कपड़े जो हमें मिलते हैं वो किस पौधे से प्राप्त होता है? वो कौन सा पौधा है जिससे हमें लिनन के रेशे प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए है हमारा जूट, ऑप्शन बी है हमारा फ्लैक्स, ऑप्शन सी है हमारा कपास, ऑप्शन डी है हमारा सन। तो लिनन के जो धागे हैं वो हमें किससे मिलता है? फ्लैक्स से मिलता है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जूट किस श्रेणी का रेशा है? जूट का जो रेशा मिलता है वो हमें किस श्रेणी से मिलता है? ऑप्शन ए है हमारा बीज से, ऑप्शन सी बी है हमारा तना रेशा, ऑप्शन सी है हमारा पत्ती रेशा, ऑप्शन डी है हमारा फल रेशा। तो जूट का जो रेशा हमें मिलता है वो किससे मिलता है? जूट का रेशा हमें तना से मिलता है। पौधे के तने से हमें जूट का रेशा प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? पॉलिएस्टर किस प्रकार का रेशा है? पॉलिएस्टर किस प्रकार का रेशा है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्राकृतिक रेशा, ऑप्शन बी है हमारा कृत्रिम रेशा, ऑप्शन सी है हमारा पशु रेशा और ऑप्शन डी है हमारा खनिज रेशा। तो पॉलिएस्टर से जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं ना, वो हमारा केमिकल बेस्ड है, ना वो हमारा नेचुरल बेस्ड है, ना वो हमारा
मतलब एनिमल बेस्ड है, और ना ही वो हमारा खनिज से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी इज अ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सिल्क का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कॉटन, ऑप्शन बी वूल, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी जूट। तो सिल्क का जो दूसरा नाम है उसे रेशम कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा कौन सा है? सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा कौन सा है? कपास है, बी जूट है, सी रेशम है, या डी ऊन है। तो प्राकृतिक जो रेशा है, नेचुरल जो फाइबर है, वो सबसे मजबूत जो है कौन सा है? वो रेशम। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन है, रेशों से सूत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेशों से सूत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए बुनाई, ऑप्शन बी कताई, ऑप्शन सी रंगाई, या ऑप्शन डी छपाई। तो यहाँ पे जो रेशों से सूत्र बनता है, जो धागे बनते हैं, वो जो प्रोसेसिंग होती है उसे क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा यहाँ पे, सूत की मजबूती किस पर निर्भर करती है? सूत की मजबूती किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा रंग पे, ऑप्शन नंबर बी है लंबाई पे, ऑप्शन नंबर सी है मोड पे, या ऑप्शन नंबर डी है मोटाई पे। तो एक जो धागा होता है उसको मजबूती, है ना, किस पे निर्भर करती है? तो उसकी मजबूती जो है वो ट्विस्ट पे निर्भर करती है, मतलब मोड़ पे निर्भर करती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? सी। आंसर सी जो है वो ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 13। कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था? कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है जेम्स वाट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है हरग्रीव्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है फोर्ड के द्वारा। तो जो कताई मशीन का जो इस्टेब्लिश किया था उनका नाम था हरग्रीव्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 14। चरखा किस प्रक्रिया से संबंधित है? ए रंगाई, बी कताई, सी बुनाई, डी सिलाई। तो चरखा जो है वो हमारा ऑप्शन बी से रिलेट करता है। मतलब यहाँ पे ये है कि चरखा जो है वो कताई का कार्य करता था। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। अधिक ट्विस्ट वाला सूत कैसा होता है? अधिक ट्विस्ट वाला सूत कैसा होता है? अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले किया था, एमसीक्यू, आपने देखा होगा। अगर आपको याद होगा तो आप बता ले जाएंगे, बहुत ही इजी है। तो एक बार ट्राई करिए। अधिक ट्विस्ट वाला सूत कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए कमजोर, ऑप्शन बी मजबूत, ऑप्शन सी मोटा, एंड ऑप्शन डी रंगीन। तो अधिक ट्विस्ट वाले जो सूत होते हैं वो कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है इज अ राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। यहाँ पे देखते हैं, दो सूतों के परस्पर क्रॉस होने से क्या बनता है? जब दो धागे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो क्या बनता है?
ऑप्शन नंबर ए है धागा, ऑप्शन नंबर बी है कपड़ा, या ऑप्शन नंबर सी है जाल, या ऑप्शन नंबर डी है रस्सी। क्योंकि यहाँ पे जो दो धागे का मतलब यहाँ पे ताना और बाना से है, ठीक है। ताना और बाना कहाँ यूज होता है, धागे में तो यूज नहीं होगा, वो तो एक धागा है जो कि सीधा सीधा होता है। जाल में कोई ऐसी प्रोसेस है ही नहीं, रस्सी में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बनता है सूत से, जो क्रॉस करके बनाते हैं, ताना और बाना को लेके हमें कपड़े बनते हैं। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का। ताना किस दिशा में होता है? ताना मीन्स किस दिशा में होता है? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो ऐसे हो जा रहा है। ऑप्शन ए है हमारा लंबवत, ऑप्शन बी है हमारा आड़ा, ऑप्शन सी है हमारा तिरछा, या ऑप्शन डी है हमारा गोल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए, बी, सी या डी? 17 का जो है ताना जो है वो हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए का सही राइट आंसर हो जाएगा। 18 है हमारा बाना। बाना क्या होता है? बाना किस दिशा में होता है? ठीक है, ए लंबवत, बी आड़ा, सी सीधा, डी गोल। तो बाना वाला जो पार्ट होता है कपड़े की बुनाई की प्रक्रिया में, क्योंकि एक वार्प और वेफ्ट इन दोनों का यूज होता है। तो वार्प जो होता है वो लंबे लंबे में होता है, और वेफ्ट जो होता है वो आड़ा आड़ा तिरछा होता है, मतलब ऐसे तिरछा होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा क्या है? बी। बी इज अ राइट आंसर। ना लंबवत होगा, ना सीधा होगा, और ना ही गोल होगा। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। करघा किस कार्य में प्रयुक्त होता है? मतलब करघे को किस कार्य में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा कताई, ऑप्शन नंबर बी है हमारा बुनाई, ऑप्शन नंबर सी है हमारा रंगाई, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा छपाई। तो करघा जो होता है कताई तो करता नहीं है, रंगाई भी नहीं करता है, छपाई भी नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। साधारण बुनाई को क्या कहते हैं? साधारण बुनाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा शॉर्टन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा प्लेन वीव्स, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा ट्विल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नेट। तो साधारण बुनाई को प्लेन वीव्स कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। कपड़े को रंगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए बुनाई, ऑप्शन नंबर बी कताई, ऑप्शन नंबर सी रंगाई, ऑप्शन नंबर डी सिलाई। तो सीधी सीधी बात है, कपड़े के रंगने की प्रक्रिया को रंगाई ही कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। प्राकृतिक रंग किससे प्राप्त होते हैं? ए रसायन मतलब केमिकल्स, बी पौधे मतलब नेचुरल तरीके, सी मतलब प्लास्टिक, डी या फिर धातु। तो यहाँ पे प्राकृतिक रंग पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो प्राकृतिक क्या है हमारा, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज क्या है हमारे? प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। टाई एंड डाई किस प्रकार की कला है? टाई एंड डाई किस प्रकार की कला है? ऑप्शन नंबर ए सिलाई,
ऑप्शन नंबर बी रंगाई, ऑप्शन नंबर सी कताई एंड ऑप्शन नंबर डी बुनाई। तो टाई एंड डाई जो है वो भी हमारा किस में आता है, रंगाई की प्रोसेस में आता है। तो बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। अब यहाँ पे हम देखते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग किससे की जाती है। ऑप्शन नंबर ए मशीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी के ब्लॉक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी धातु के द्वारा। तो यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग किससे की जाती है। ब्लॉक प्रिंटिंग जो होती है वो लकड़ी के ब्लॉक से की जाती है। वो जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी के बीच में कोई डिजाइन बना दिया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कोई भी डिजाइन कुछ भी, है ना। जैसे कि बीच में आपने देखा होगा, अभी तो पता नहीं चलता है कि नहीं, पहले थोड़ा सा क्या होता था कि लोग मेहंदी लगवाते थे मार्केट में, है ना। तो वो लकड़ी के ब्लॉक्स होते थे, उसमें कलर डाल के या फिर मेहंदी का कलर जो भी होता था वो लिक्विड सा होता था, उसमें डिप करके, मतलब उसमें डुबा के वो हाथ पे ऐसे पुश कर देते थे, तो वो क्या बिल्कुल प्रिंट डिजाइन सा बन जाता था। तो वो क्या है, वो लकड़ी के ब्लॉक्स है। उसी तरह के कपड़े जो होते हैं उस पे जो है ब्लॉक से प्रिंटिंग किए जाते हैं। अभी भी वो ट्रेंडिंग में है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो चुका है, बट हाँ धीरे धीरे वो कल्चर क्या है वो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। रंगाई से पहले कपड़े की सफाई को क्या कहा जाता है। चलिए अब बताइए, रंगाई से पहले कपड़े की सफाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है फिनिशिंग, ऑप्शन नंबर बी है ब्लीचिंग, ऑप्शन नंबर सी है स्कोरिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रोसेसिंग। तो जो कपड़े रंगाई से पहले, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रंगाई से पहले कपड़े की सफाई को क्या कहा जाता है। तो रंगाई से पहले जब कपड़े को साफ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, कपास को पहचानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। कपास का जो मतलब कोई कपड़ा है आप लेने जा रहे हैं, और आप कैसे उसको पहचानेंगे कि ये प्योर कपास है, प्योर कॉटन है ना। ऑप्शन नंबर ए जल परीक्षण, है ना, ऑप्शन नंबर बी जलाना, ऑप्शन नंबर सी उसको धूप में करके चेक करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी धुलाई करके चेक करना, है ना। तो आप बताइए 26 का आंसर क्या होगा। 26 का क्वेश्चन हो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे कहते हैं जलाना। क्यों, क्योंकि कपड़े के कॉटन के कपड़े को जब हम जलाते हैं तो वो भस्म जैसी हो जाती है। मतलब आप अगर जलाइए और उसको ऐसे उंगली से दबा दीजिए तो वो एकदम राख हो जाएगा 2 मिनट में, है ना। उसमें हल्की पीली लौ आएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। ऊन जलाने पर कैसी गंध आती है। जब हम ऊन को जलाते हैं तो कैसी गंध आती है। ए कागज के जैसी, सी सॉरी बी बाल जलने जैसी, या सी प्लास्टिक के जैसी, या डी तेल जैसी। तो ऊन जो होता है वो हमारा प्रोटीन फाइबर है। प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, बॉडी में पाया जाता है, बॉडी का भी एक पार्ट होता है बाल। तो बी इज हमारा राइट आंसर, बाल जलने जैसी गंध आती है। 27 का बी आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। 28 कह रहा है रेशम जलाने पर कैसी राख बनती है। अब बताइए, रेशम के धागे या रेशम को जलाने पर कैसी राख बनती है। ए कठोर, बी मुलायम, सी पिघली हुई कि हाँ बिल्कुल मेल्ट हो जाए, या डी गीली। तो रेशम के धागे को या रेशम के कपड़े को जब हम जलाते हैं तो उसको जो राख होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, ना वो कठोर होती है, ना वो पिघली हुई होती है, और ना ही वो गीली होती है। वो कैसी होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है। तो बी इज अ राइट आंसर। 29 सिंथेटिक रेशा, सिंथेटिक रेशा जलाने पर क्या होता है। ए
राख बनती है, बी पिघलता है, सी जलता ही नहीं, या डी उड़ जाता है। तो सिंथेटिक रेसा इन द सेंस ये कि जब वो सिंथेटिक रेसा है, कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, तो वो सीधी सी बात है, वो केमिकल बेस्ड होंगे। राख तो बनेगी नहीं, एक मिनट, है ना, राख तो बनेगी नहीं, उड़ने जैसी कोई प्रोसेस ही नहीं होती है। सी क्या है, जलेगी ही नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी। बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। वस्त्र की मजबूती मापने की इकाई क्या है? अगर हमको वस्त्र की मजबूती को नापना है या मापना है तो उसकी इकाई क्या है, उसकी यूनिट क्या है? ए है हमारा मीटर, बी है हमारा डेनियर, सी है हमारा लीटर एंड डी है हमारा ग्राम। तो वस्त्र की मजबूती को सबसे बढ़िया मापा जाता है डेनियर में, तो डी इज बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। डाई क्लीनिंग किस वस्त्र के लिए उपयुक्त है? डाई डाई क्लीनिंग, एक मिनट, डाई क्लीनिंग किस वस्त्र के लिए उपयुक्त है? ए कपास के लिए, बी रेशम के लिए, सी जूट के लिए, या डी लिनन के लिए। तो डाई क्लीनिंग जो होती है वो हमारे रेशम के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। ऊनी वस्त्रों को कैसे सुखाना चाहिए? अब बताइए, ऊनी वस्त्रों को कैसे सुखाना चाहिए? ए टांग कर, बी फैलाकर, या सी धूप में, या डी मशीन में। तो ऊनी कपड़े को सबसे बेटर, उस जो सबसे बढ़िया प्रोसेस है सुखाने का, वो सबसे अच्छा क्या है, फैलाकर। तो बी इज अ राइट आंसर। अच्छा, लोग टांग कर भी तो सुखवाते हैं। टांगने से क्या होता है उसमें, मतलब कपड़ा ऊन जो होता है वो थोड़ा हैवी होता है नॉर्मल कपड़े से। नॉर्मल होने से क्या होता है, उसकी धागे में क्या है, खिंचाव आएगा, क्योंकि पानी का भी उस पे वेट रहेगा, है ना। क्योंकि वो पानी का कुछ ज्यादा ही एब्जॉर्ब करते हैं वुलन कपड़ा, सीधी सी बात है, वो एब्जॉर्ब करेगा। देन उसके बाद जब हम उसको हैंगिंग करते हैं रस्सी पे या फिर किसी भी चीज पे, है ना, तो वो क्या करता है, वो उसकी जो क्या बोलते इलास्टिसिटी है, वो उसके कारण कपड़ा क्या खिंच जाता है। उससे क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, उसके रेसे, उसके फाइबर्स क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। धूप में ना डालने पे क्या होता है, धूप में डालने से क्या होता है, धूप में वो उसके कलर फेड हो जाएंगे। और मशीन में तो उलन कपड़े धुलने ही नहीं चाहिए। तो लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है क्या है, फैलाकर। फैला के डाल दो तो वो उसमें किसी भी तरह का उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। कपास सिकुड़ने का कारण क्या है? कपास के कपड़े जो होते हैं वो क्यों सिकुड़ जाते हैं, उसमें श्रिंकनेस क्यों आ जाती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा गर्म पानी के कारण, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ठंडे पानी के कारण, ऑप्शन नंबर सी है हमारा हवा के कारण, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा धूप के कारण। कपास के कपड़े को अगर हम ठंडे पानी में धुलें तो नहीं सिकुड़ेगा, हवा में डालें तो भी नहीं सिकुड़ेगा, धूप में डालेंगे तो भी नहीं लेकिन अगर हम उसको गर्म पानी में डाल देंगे, ठीक है, तो कपड़े में क्या है, वो श्रिंकनेस आ जाएगी, कपड़ा सिकुड़ जाएगा। कपास का, कॉटन का कपड़ा, स्पेशली कॉटन के कपड़े की बात हो रही है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। 31 क्वेश्चन है हमारा, सिलाई मशीन का उपयोग किसके लिए होता है? यहाँ पे तो ज्यादा कुछ कहने या सुनने की जरूरत नहीं है। सिलाई मशीन का उपयोग सिलाई के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 35। 35 क्या कह रहा है, वस्त्रों में सिकुड़न रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिनिशिंग कहलाती है, साइजिंग कहलाती है, या प्री श्रिंकिंग कहलाती है, या फिर प्रोसेसिंग कहलाती है? वस्त्रों में सिकुड़न रोकने की,
है ना, रोकने की पूछ रहा है, रोकने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है या वो क्या कहलाती है? हम्म तो जो वस्त्र है उसको सिकुड़ने की प्रक्रिया को रोकने के लिए उसको प्री श्रिंकिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में 36। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मतलब ये पूछ रहा है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। ठीक है, 36 कपास का उत्पादन उत्पादन पूछ रहा है, वो भी अग्रणी राज्य। ठीक है, ए है हमारा पंजाब, बी है हमारा गुजरात, सी है हमारा बिहार और डी है हमारा केरल। तो भारत में कपास सबसे अधिक कहाँ होता है? गुजरात में होता है भाई। तो बी इज अ राइट आंसर। 37 क्वेश्चन है हमारा, भारत में मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ए सूरत, बी अहमदाबाद, सी मुंबई एंड डी कानपुर। तो भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। जूट उद्योग मुख्यतः किस राज्य में है? जूट उद्योग मुख्यतः किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल एंड ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो जूट का उद्योग मुख्यतः किस राज्य में है, ये हमारा क्वेश्चन है। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पश्चिम बंगाल हमारा जूट का मुख्य उद्योग है, जहाँ पे जूट का ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। रेशम रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? चलिए अब रेशम का भी बता दीजिए, है ना। रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी बिहार एंड ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा एंड ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो यहाँ पे आप देखिए रेशम का उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वो कर्नाटक में होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। पावर लूम क्या है? पावर लूम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हथकरघा, ऑप्शन नंबर बी मशीन करघा एंड ऑप्शन नंबर सी सिलाई मशीन एंड ऑप्शन नंबर डी कताई मशीन। तो ऑप्शन ऑफ पावर लूम क्या है? पावर लूम इज द हाथ से बनाया जाने वाला करघा। ठीक है, जो हाथ से थ्रेड्स बनाए जाते थे, है ना, उसे क्या कहते हैं? हथकरघा। ठीक है, मशीन करघा, सिलाई मशीन जो मशीन से चलता है करघा बनता है, जो सिलाई मशीन द्वारा हाथ से चलता है। ठीक है, तो पावर लूम क्या है? मशीन करघा है एक तरह का। क्या है? मशीन करघा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। जीएसएम। तो क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, जीएसएम का संबंध किससे है? जीएसएम का संबंध किससे है? पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जीएसएम है क्या चीज। ठीक है, जीएसएम का मतलब ये होता है कि ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। ये जीएसएम का फुल फॉर्म है, ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, जीएसएम जो होता है एक स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर स्क्वायर में मतलब
लंबा चौड़ा, एक स्क्वायर के अंदर आप उसकी लंबाई भी लीजिए, उसकी चौड़ाई भी लीजिए, उसके अंदर जितने कपड़े, जो ग्राम में वो कपड़ा आएगा, ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हो, आप उससे पता कर सकते हो, है ना, आप उससे पता कर सकते हो कि हाँ ये कपड़ा हल्का है या भारी है। तो अच्छा, अलग अलग कपड़े की अलग अलग जीएसएम नंबर होते हैं। जैसे 100 से 150 जीएसएम जो होता है वो हल्के कपड़े के लिए यूज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। मैं इसकी एक अलग सी वीडियो में जो है कि शॉर्ट्स बना के आप लोगों को डाल दूंगी जीएसएम के बारे में। आप उसको बहुत ही केयरफुली आप लोग देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको जरूरत हो तो। हाँ, रिपीट कर रहे हैं हम। 100 से 150 जीएसएम जो होता है वो हल्के कपड़े के लिए यूज किया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे शर्ट या टी शर्ट के लिए। और 150 100 से मतलब 150 से 250 तक का जो जीएसएम है वो मीडियम कॉटन कपड़े के लिए यूज किया जाता है। जैसे कॉटन की टी शर्ट हो गई, शर्ट हो गया, कुर्ता हो गया, कॉटन की साड़ियाँ हो गई, कॉटन के सूट हो गए, ठीक है। तो ये जो 150 से 250 जीएसएम है ये मीडियम कपड़े के यूज किया जाता है। और लास्ट इसमें 300 प्लस, मतलब 300 जीएसएम से प्लस, मतलब उसके ऊपर आप चाहे जितना बढ़ते जाइए, उसमें सिर्फ मोटे कपड़े यूज किए जाएंगे या भारी कपड़े यूज किए जाएंगे। जैसे स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया, बनारसी साड़ियाँ हो गई, डेनिम हो गया, अ, और जैकेट्स हो गए, ठीक है। तो ये होता है हमारा जीएसएम। तो जीएस क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। जीएसएम का संबंध किससे है? कलर से है, वजन से है, लंबाई से है या फिर चौड़ाई से है? तो अभी हमने बताया क्या कि कपड़े की लंबाई और चौड़ाई दोनों देखी जाती है। तो इसमें किससे उसका मतलब रिलेट कर रहा है जीएसएम? तो यहाँ पे जीएसएम जो है वो कपड़े के वजन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। मिश्रित वस्त्र ब्लेंडेड फैब्रिक क्या है? मिश्रित वस्त्र ब्लेंडेड फैब्रिक क्या है? ए, एक रेशा, बी, दो या अधिक रेशों का मिश्रण, सी, सिंथेटिक रेशा, या फिर डी, नेचुरल रेशा। रिलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है ब्लेंडेड फैब्रिक क्या है। तो ब्लेंड मतलब मिक्स, ब्लेंड मतलब मिक्स होना, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इंग्लिश जो है ना वो खुद बता रहा है कि अरे भाई ब्लेंड करना मतलब दो चीजों को मिक्स करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। दो या दो से अधिक रेशों का मिश्रण होना ही क्या कहलाता है? वो ब्लेंडेड कहलाता है या ब्लेंडिंग कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, डेनिम किस प्रकार का कपड़ा है? शॉर्टन है, ऑप्शन नंबर ए शॉर्टन है, बी ट्विल है, सी प्लेन है, या फिर डी नेट है। तो डेनिम जो है हमारा ना तो वो शॉर्टन है, ना ही प्लेन है, और ना ही नेट है। नेट बिल्कुल नहीं है। डेनिम के कपड़े भाई सबको पसंद होते हैं, उनके फ्रॉक्स आते हैं बच्चों के लिए, और आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग में है ना। बॉटम पैंट्स आती है फीमेल्स के लिए, जेंट्स के लिए शर्ट आती है, कुर्तियां आती हैं, है ना। तो डेनिम जो होता है वो हमारा ट्विल बुनाई से बना होता है, और ये ट्विल वाले कपड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 44, नीटिंग क्या है? नीटिंग, नीटिंग में कितने सूत होते हैं? नीटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एक, बी है दो, सी है तीन, और डी है चार। तो नेट के जो कपड़े बनते हैं उसमें सूत की जो प्रणाली होती है वो कितनी होती है? ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बहुत हार्ड नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन है, आने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। 44, 44 में हमारा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नीटिंग जो है वो एक प्रणाली वाले सूत से बनते हैं, ठीक है। 45 क्वेश्चन है हमारा, वस्त्र की चमक किससे बढ़ती है?
वस्त्र की चमक किससे बढ़ती है? ए धुलाई के थ्रू, बी फिनिशिंग के थ्रू, सी सुखाना मतलब कपड़े को सुखाना उससे, या फिर डी सिलाई के दौरान। कपड़े की चमक पूछ रहा है, कपड़े में जो शाइनिंग आती है वो किससे आती है? तो धुलाई क्या है, कपड़े को धुल दो, ठीक है, डस्टिंग चली जाएगी बट शाइनिंग नहीं आएगी। सुखा देंगे, सूख जाएगा बट वो शाइनिंग नहीं आएगी जो आंखों को अच्छा लगे। श्रिंकनेस होती है कपड़ों में। सिलाई तो ठीक है, हमने सिलाई कर दिया, एक शेप तैयार हो गया कपड़े का, फिनिशिंग जैसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे 45 का बी इज द राइट आंसर। वस्त्र की चमक फिनिशिंग के द्वारा आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। उनका प्रमुख घटक क्या है? ए ऑप्शन है हमारा सेल्यूलोज, बी है हमारा प्रोटीन, सी है हमारा प्लास्टिक और डी है हमारा रसायन। उनका प्रमुख घटक क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चंस में हमने आगे बताया थे कि प्रोटीन जो हमारा होता है वो एनिमल फाइबर होता है और एनिमल में बाल पाए जाते हैं जिससे हमारे लिए विंटर के जो कपड़े होते हैं वो बनते हैं। तो बाल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो उनका प्रमुख घटक क्या है? प्रोटीन है। तो ऑप्शन बी इज द, एक मिनट पेन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 47 क्या है? कपास के मुख्य घटक क्या है? कपास के मुख्य घटक क्या है? प्रोटीन है, ऑप्शन ए प्रोटीन है, बी सेलुलोज है, सी नायलॉन है, डी पॉलिएस्टर है। 47 का बी इज राइट आंसर, क्योंकि ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज है। कपास या कॉटन के कपड़े जो हम पहनते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज है और पेड़ पौधों में मतलब सबसे ज्यादा सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है, तो इसलिए कॉटन जो है हमारा वो सेलुलोज बेस्ड है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। 48 क्वेश्चन है हमारा, सिंथेटिक रेसे किससे बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पौधे के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जानवर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोकेमिकल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी के द्वारा। तो सिंथेटिक यहाँ पे जैसे कि पहले ही दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, एनिमल रिसोर्सेज नहीं है, मिट्टी से कोई थ्रेड्स बनता ही नहीं है, और ऑप्शन नंबर सी हमारा बचता है जो कि केमिकल बेस्ड है। सिंथेटिक सिंथेटिक मतलब ही केमिकल बेस्ड होता है, तो यहाँ पे सी इज द माई राइट आंसर। ठीक है, सिल्क का कीट क्या कहलाता है? सिल्क का कीट क्या कहलाता है? मधुमक्खी, रेशम का कीट, तितली या फिर चींटी? तो सब लोग जानते हैं रेशम की कीट से ही रेशम का धागा बनता है। तो बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50। क्या है? हैंडलूम। अच्छा, ये जो है कि टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो ज्यादा परेशान ना होइएगा, मैं बोल दे रही हूँ। हैंडलूम ये लिखा हुआ है, हैंडलूम किससे चलता है ना? ऑप्शन नंबर ए बिजली से, ऑप्शन नंबर बी हाथ से, ऑप्शन नंबर सी भाप के द्वारा, एंड ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हैंडलूम, हैंड है ना, आप उसको डिफाइन करिए। हैंड लूम, तो हैंडलूम किसे चलता है? हाथ के द्वारा चलता है। तो आज के ये 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? मैं ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस लाऊं एमसीक्यू, या फिर मैं इसका लेवल थोड़ा सा और हाई करूंगी? बट आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब मी, एंड आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। मैं ऐसे ऐसे ढेर सारे आपको क्वेश्चन मैं करवा दूंगी जो कि अच्छे लेवल्स के होंगे और जो 100% आपके क्वेश्चन में आएंगे ही आएंगे। हमारा सेशन कैसा लगा आपको? आप लोग प्लीज कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।